हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबका। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम रियल नंबर्स का फोर्थ और लास्ट लेक्चर ले आए हैं आपके सामने। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का पहला टॉपिक है प्रूविंग इरैशनैलिटी ऑफ नंबर्स। एक नंबर को इरैशनल प्रूव करना है, मतलब वो ऑलरेडी इरैशनल होगा, फिर भी हमें कहा जाएगा इसको इरैशनल प्रूव करो। सर ये क्या बात है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। अरे भैया ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में मास्टर्स लेवल पे भी दिए जाते हैं, तो हमें ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर देनी चाहिए। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम करके देखते हैं। प्रूव, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दैट स्क्वायर रूट 2 इज इरैशनल। तो बच्चे हमें ये तो पता ही है कि स्क्वायर रूट 2 एक इरैशनल नंबर है। सर कैसे पता ये इरैशनल नंबर है। अरे यार इसकी डेसिमल एक्सपेंशन देख लो, वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है, या नॉन रिकरिंग भी कह सकते हो, तो वो इरैशनल नंबर की पहचान होती है। तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि इरैशनल है, बट फिर भी प्रूव करने को आ गया। तो बच्चे आज हम इस सम को प्रूव करेंगे। हम अंडर रूट 2 को इरैशनल प्रूव करेंगे बाय मेथड नोन एज कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब बहुत सिंपल होता है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कि हमने कुछ कहा और फिर उसको अपोज कर दिया। मतलब हमने कोई स्टेटमेंट बनाई, हमने कहा कि अभी ये x है, और बाद में वो x ना निकले, x के बराबर ना आए, तो हम बोले नहीं यार, हम कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं अपनी बात को, ये x नहीं y है, तो ये x नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हम एक क्वेश्चन को जब कुछ स्टेटमेंट पास ऑन करके बाद में उसी स्टेटमेंट को अपोज कर देते हैं, ऑब्जेक्ट कर देते हैं, उस मेथड को कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहते हैं। बहुत सिंपल सा मतलब है। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। प्रूफ, let us assume that square root 2 is rational. yes, पहला स्टेप ही हमने अपोज कर दिया। जो हमें प्रूव करना है, हमें एज्यूम करना है कि स्क्वायर रूट 2 एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब स्क्वायर रूट 2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p over q। हम स्क्वायर रूट 2 को p अपॉन q लिख सकते हैं, where p and q are integers, q is not equal to 0, q डिनोमिनेटर 0 नहीं है, एंड ये जो pq है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मतलब ये को प्राइम नंबर्स हैं। p and q आर, ऊपर लिख देते हैं, p and q आर इंटीजर्स एंड को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका HCF 1 होता है। ठीक है जी। तो मतलब p और q में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, मतलब ये p by q सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, कि अगर आपके पास मान लीजिए a अपॉन b आता है और आप कहते हो दैट बोथ a एंड b आर को प्राइम, मतलब उनका HCF 1 के इक्वल है, मतलब ये जो a by b वाली फॉर्म है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसकी आगे कटिंग नहीं हो सकती, तभी आपने इसका HCF 1 बोला है। ये मतलब होता है को प्राइम नंबर सब। अब हम अपनी बात शुरू करते हैं। सो अंडर रूट 2 को मैं लिख देता हूँ p अपॉन q। कई लोग यहाँ पे a अपॉन b भी यूज कर लेते हैं, x अपॉन y भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी। मैंने यहाँ पे p अपॉन q मान लिया। इसका मतलब है कि अंडर रूट 2q की वैल्यू p की इक्वल हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया q को। अब आप कर दो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। अंडर रूट 2q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर। ये बन जाएगा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर। अब जरा यहां से देखिए, 2 एक फैक्टर है, देखिए 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 2 एक फैक्टर है p स्क्वायर का। दिस इंप्लाइज 2 इज अ फैक्टर, या आप कह सकते हैं p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। दोनों बातों का एक ही मतलब है, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। और एक बात याद रखना बच्चों, अगर किसी नंबर का स्क्वायर एक नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर खुद भी उसी नंबर से डिवाइड होता होगा। इट इंप्लाइज p इज डिविजिबल बाय 2। ये बात समझ लगी कि नहीं लगी? आओ समझा देते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूं 25
इज डिविजिबल बाय 5। क्या ये गलत है? नहीं, ये बिल्कुल सही है। तो 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर। 25 को मैं 5 स्क्वायर लिख सकता हूँ। 5 स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब है 5 भी 5 से डिविजिबल होगा। एज सिंपल एज दैट। तो याद रखना, अगर किसी नंबर का स्क्वायर एक नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर खुद भी उसी नंबर से डिवाइड होता होगा। तो हमने लिख दिया p इज डिविजिबल बाय 2। बट p 2 के टेबल में कितने पे आता है? वी डू नॉट नो। तो मैं मान लेता हूं लेट p इज इक्वल टू 2c। मैंने मान दिया p 2 के टेबल में कितने पे आता है? c पे। मतलब 2 इंटू सी इज इक्वल टू p, क्योंकि p 2 से डिविजिबल है। 2p का एक फैक्टर हो गया। ओके, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। सो p इज इक्वल टू 2c। ये जो इक्वेशन आपको दिख रही थी p इज इक्वल टू 2c, ये इक्वेशन थी फर्स्ट इक्वेशन। इसमें पुट करते हैं या इसमें पुट कर देते हैं? ये जो इक्वेशन आपको p स्क्वायर वाली दिख रही थी ना, इसको भी नहीं, यहाँ पे थर्ड इक्वेशन यहीं पे यूज कर लेते हैं, हमारा शॉर्ट हो जाएगा स्टेप। p इज इक्वल टू 2c को मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। सब्स्टिट्यूट p इज इक्वल टू 2c इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। p की वैल्यू हमने 2c पुट कर दी, उसका होल स्क्वायर। 2q स्क्वायर सॉल्व कर लो, 2 का स्क्वायर होता है 4, c का स्क्वायर c स्क्वायर। 2 1s are 2, 2 2s are 4। सो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। इसका मतलब है q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग q इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। मतलब q का भी एक फैक्टर 2 है और p का भी एक फैक्टर 2 है। देयरफॉर बोथ p and q have 2 as a common factor। बट इतना करने के बाद बट we assumed p and q, हमने तो ये assume किया था कि p and q are co-prime as co-prime। co-prime का मतलब उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, उससे बड़ा कोई और नंबर हो ही नहीं सकता। पर यहाँ पे तो मैंने 2 को भी उसका कॉमन फैक्टर एज्यूम कर लिया, एज्यूम नहीं, प्रूव कर दिया। we assume p and q as co-prime, therefore their common factor cannot be other than 1। बट हमने तो एज्यूम किया है कि वो को प्राइम है, तो उनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई हो नहीं सकता। तो हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन आ गई ना, कि हमने तो माना कि p एंड q को प्राइम है, बट हमने अभी प्रूव भी कर दिया कि उनका कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज कम अप ड्यू टू आर रॉन्ग एजम्पशन। ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आई है क्योंकि हमने अपनी स्टार्टिंग में ही एजम्पशन गलत कर दी थी। और हमारी एजम्पशन क्या थी कि √2 को एक रैशनल नंबर मान लो, बस। therefore √2 is an irrational number, hence proved। तो इस तरह से हमने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगा के √2 को इरैशनल नंबर प्रूव कर दिया। इसी तरह से आप √3 को, √5 को, √7 को, मतलब किसी भी प्राइम नंबर के स्क्वायर रूट को, √11 को, √13 को, कोई भी नंबर आ जाए, आप उसको इरैशनल नंबर इजीली प्रूव कर सकते हो। तो ये तो बचो था पहले तरह का क्वेश्चन। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, आओ देखते हैं। ये है वन टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें एक सिंगल स्क्वायर रूट के अंदर टर्म होती है, उसको इरैशनल प्रूव करना होता है। अब एक और तरह का क्वेश्चन देखते हैं कैसा आता है इसमें। नाउ प्रूव दैट 3 + √5 इज इरैशनल। प्रूव करो
कि 3 प्लस अंडर 5 जो नंबर है वो एक इरेशनल नंबर है। प्रूफ करने से पहले आप अपने लॉजिक को सोचो कि क्या ये सच में इरेशनल नंबर है। देखिए, अंडर 5 एक इरेशनल नंबर होता है, बट 3 एक रैशनल नंबर है। फिर 3 प्लस अंडर 5 क्या होगा? तो मैं आपको 9th में पढ़ी एक थ्योरम, एक प्रॉपर्टी के बारे में बता दूं। एडिशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर गिव्स इरेशनल नंबर। ये आपने प्रॉपर्टी 9th में पढ़ी होगी नंबर सिस्टम्स में। इसका मतलब है अगर आप किसी रैशनल और इरेशनल नंबर को ऐड करते हो तो 100% आपका आंसर इरेशनल आता है। बट मुझे एक कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से प्रूव करना है, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, ये समझ गए ये नंबर इरेशनल क्यों है। इस प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या हमें ये अभी नहीं करना, चलिए प्रूफ वैसे ही स्टार्ट करेंगे एज्यूम करके। लेट अस एज्यूम दैट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 और अंडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, therefore 3 plus under root 5 can be written as a upon b। अब मैंने p upon q की जगह a upon b ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। where a and b are co-prime, co-prime numbers का मतलब होता है उनका HCF 1 के इक्वल है। एंड डेफिनेटली अगर वो co-prime है तो हम साथ ही मान सकते हैं कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, b is not equal to 0, राइट। इसका मतलब है a upon b is a rational number। नाउ नेक्स्ट स्टेप, मैं 3 को राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज कर देता हूं। सो स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू a upon b माइनस 3। करेक्ट, एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 1 है, b एंड 1 का एलसीएम b होता है। सो a माइनस 3b, b है, b डिवाइड 1 इज b, यस, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। ये नेक्स्ट स्टेप हो गया। अब जरा राइट हैंड साइड पे गौर फरमाइए और लेफ्ट हैंड साइड पे गौर फरमाइए। देखिए, स्क्वायर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। कैसे सर, हम इसको क्या दोबारा प्रूव करेंगे? तो देखिए बच्चे, अगर तो ये सम आता है 3 मार्क्स में तो आपको ये स्क्वायर रूट 5 को फिर से इरेशनल प्रूव करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी स्क्वायर रूट 2 वाला सम पूरा का पूरा सॉल्व किया ना, वो सारे स्टेप्स आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 के लिए भी परफॉर्म करने पड़ेंगे और इसको प्रूव करके ही आप आगे बढ़ोगे। बट क्योंकि मैं अभी वो सम करके हटा हूं तो आई होप कि वो चीज आप खुद परफॉर्म कर सकते हो। तो मैं सीधा लिख रहा हूं कि स्क्वायर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि हम उसको ऐसे प्रूव कर सकते हैं। अब राइट साइड पे गौर फरमाइए, स्क्वायर रूट 5 तो इरेशनल है बेटा, a और b दोनों रैशनल नंबर्स थे और 3 भी एक रैशनल नंबर है। सो a माइनस 3b एक रैशनल नंबर हो। कैसे, आओ देखते हैं। a एक रैशनल नंबर है, b भी एक रैशनल नंबर है और 3 भी एक रैशनल नंबर है। अगर हम किसी रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रैशनल नंबर आता है, और रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर माइनस करके भी रैशनल नंबर आता है। इसका मतलब न्यूमरेटर इज डेफिनेटली रैशनल। और डिनोमिनेटर देखिए, डिनोमिनेटर में भी b है जो कि एक रैशनल नंबर है, क्योंकि वो एक को प्राइम नंबर है तो एक रैशनल नंबर हो गया। इसका मतलब है हमारा राइट हैंड साइड एक रैशनल फ्रैक्शन है, जबकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड एक इरैशनल फ्रैक्शन है। तो हम लिखेंगे दैट दिस इज इरैशनल, दिस इज रैशनल, एन इरैशनल नंबर, एन इरैशनल नंबर कैनॉट बी इक्वल टू अ रैशनल फ्रैक्शन or a rational number. So we'll write this contradiction has come up due to our wrong assumption। क्योंकि हमने एक गलत assumption कर ली थी, इसलिए ये contradiction उभर के आई है। और हमारी assumption थी क्या, हमने ये मान लिया था कि 3 plus root 5 एक rational number है। It implies 3 plus under root 5 is an irrational number। Henceforth, ठीक है, तो ये हमने दो तरह के क्वेश्चंस किए।
पहला एक सिंगल स्क्वायर रूट वाली टर्म को इरेशनल प्रूव करना है, और दूसरा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जिसमें प्लस माइनस का यूज होता है ऐसे नंबर को इरेशनल प्रूव करना है। उसको कैसे प्रूव करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल रख ली, राइट हैंड साइड पे सभी टर्म्स फ्रैक्शन में इरेशनल है, और ये कॉन्ट्राडिक्शन भी बिल्कुल, क्योंकि एक इरेशनल नंबर एक रैशनल नंबर के बराबर आ ही नहीं सकता, दोनों अलग अलग होते हैं। ये कॉन्ट्राडिक्शन आने की वजह क्या है? क्योंकि हमने स्टार्टिंग से ही गलत एजम्पशन ले ली थी। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब हमने जो माना बाद में उसी बात को कट कर दिया, उसी बात को अपोज कर दिया। सो इस मेथड से हम इजीली प्रूव कर सकते हैं कि 3 + √5 एक इरेशनल नंबर है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। ओके, हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है बच्चों डिटर्मिनिंग द नेचर of numbers by understanding their decimal expansion. By understanding their decimal expansion. देखिए बच्चे, हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर हो जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, उसकी नेचर को समझने का मतलब है कि क्या वो पूरा पूरा डिवाइड होगा, क्या वो टर्मिनेट करेगा या वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक रैशनल नंबर है p/q, ठीक है, जहां पे p एंड q इंटीजर्स हो गए और q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती, नहीं तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सो डिनोमिनेटर इज नॉट 0। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है, मतलब क्या ये टर्मिनेटिंग है या ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो आपको फोकस करना चाहिए इस डिनोमिनेटर के ऊपर। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो ध्यान में रखने वाली है कि आपका रैशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, मतलब आपके दोनों नंबर्स का HCF 1 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ कि मुझको चेक करना है 5/20 की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है, ये रैशनल नंबर तो पक्का है बट इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, चेक करना है। तो मैं इसको डायरेक्टली अपना कंसेप्ट नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अभी 1 नहीं आया, अभी इसकी कटिंग हो सकती है। तो पहले मैं इसकी कटिंग करूंगा, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 आ रहा है तो मैं 5 से कटिंग करूंगा, 5 1 से 5, 5 4 से 20। जब ये 1/4 की फॉर्म में आ जाएगा, मतलब इनका HCF 1 हो जाएगा, तब मैं इनको अब आगे यूज कर सकता हूँ। तो चलिए, सबसे पहला कंसेप्ट है आप अपने रैशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आइए। सेकंड कंसेप्ट, आपका जो डिनोमिनेटर होता है, जैसे q p/q फॉर्म में, अभी q पे फोकस करो, आप डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन करो। ठीक है, आप अपने डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, राइट। अगर आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन prime factorization if prime factorization is of form 2 raised to power n into 5 raised to power m, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 एंड 5 के प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, दोनों की पावर्स डिफरेंट हो सकती हैं, वेयर m and n are non-negative integers, ठीक है, non-negative integers। then डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी, बहुत सिंपल है, इट विल बी टर्मिनेटिंग, तब डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी। तो ये पहला कंसेप्ट था, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। सेकंड रूल इज हमें डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन की आपने और उसकी फॉर्म 2 raised to power n into 5 raised to power m आ गई, तो ऐसा रैशनल नंबर टर्मिनेट करेगा। एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए मैं
5 एंड 2 को डिवाइड करता हूँ 5/2, ठीक है। अब 2 की प्राइम फैक्टराइजेशन कैसी है? 2 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 0, क्योंकि 5 है नहीं तो मैं उसकी पावर 0 लिख के इसको 1 बना दूंगा। अब इस फॉर्म और इस फॉर्म को क्रॉस चेक करो, यहाँ पे n की वैल्यू 1 और m की वैल्यू 0 और दोनों 1 एंड 0 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो देन 5/2 की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, राइट। और दूसरा कंसेप्ट क्या है? दूसरा कंसेप्ट है इफ प्राइम फैक्टराइजेशन is not of the form 2 raised to power n into 5 raised to power n, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एंड 5 की फॉर्म के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर भी आ रहा है, then decimal expansion is non-terminating and repeating, तब डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगी। क्यों? क्योंकि है तो हमारा रैशनल नंबर ही, रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग हो सकती है, या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकती है। अब क्रॉस चेक करते हैं। मान लीजिए मुझे 5/2 की जगह अब दे दिया जाए, मुझे दे दिया जाए 3/, ये भी जाता है 4/3। चलो अब जरा इसकी भी कटिंग होती है, कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लेते हैं पहले। मान लीजिए मुझे दे दिया जाता है 5/7, ठीक है। अब 5/7 डेफिनेटली एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 5 और 7 दोनों ही इंटीजर्स हैं और ये को-प्राइम भी है, इनका कॉमन फैक्टर 1 है। बट क्या ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इसको जानने के लिए पहले इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में होने का इंश्योर किया। सिंपलेस्ट फॉर्म में है जी, तो फर्स्ट स्टेप तो ओके है। अब हम इसके डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और बहुत सिंपल है। 7 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनती है? देखिए इसमें 2 नहीं है तो 2 की पावर 0 हो गई, इसमें 5 भी नहीं है तो 5 की पावर भी 0 हो गई, पर इसमें 7 है तो 7 की पावर 1 हो गई। अब जरा इस प्राइम फैक्टराइजेशन को और इस प्राइम फैक्टराइजेशन को कंपेयर कीजिए। इसमें सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर्स की बात है, जबकि इसमें 2 और 5 के अलावा 7 का फैक्टर भी आ रहा है। बस जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर आ जाए, कोई और प्राइम नंबर आ जाए, समझ जाइए कि वो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगी। तो आप इसका मतलब समझिए कि 5/7 की डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगी या रेकरिंग होगी, आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। सो इस तरीके से बच्चों हम किसी भी रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन का पता कर सकते हैं बहुत इजीली। अब इसी तरह के कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन और बनता है, बताते हैं वो भी। इजी है ना ये कंसेप्ट, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, सिर्फ डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी आनी चाहिए। अच्छा, अब इसी कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन और बनता है कि एक आपको रैशनल नंबर दिया हुआ है और बताओ कि उसकी डेसिमल एक्सपेंशन कितने डेसिमल्स के बाद टर्मिनेट होगी। फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, जैसे मान लीजिए 5 ऑन टर्मिनेटिंग रखी है 5 ऑन लेट्स से 20 कर देते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कितने डेसिमल्स के बाद टर्मिनेट होगी। ओके, तो सबसे पहले तो मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में 1/4 लिखता हूँ, राइट। और फिर मैं इसकी डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देता हूँ, तो वो 2 स्क्वायर आते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब इसमें डिनोमिनेटर में जो प्राइम फैक्टराइजेशन की उसमें सिर्फ 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा, तो 5 को लिखने के लिए मैं यहाँ पे 5 की पावर 0 कर देता हूँ। अब ये समझिए बच्चों कि जब कोई प्राइम फैक्टराइजेशन टर्मिनेट करती है तो डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए हमारे पास? डिनोमिनेटर में हमारे पास 10 या उसकी कोई पावर होनी चाहिए, 10 या उसकी कोई पावर। अब यहाँ पे 2 की पावर 2 है बट 5 की पावर 0 है। यहाँ पे अगर मैं 10 की पावर कुछ बनाना चाहता हूँ
तो मुझे 5 भी चाहिए, और मिनिमम कितना 5 चाहिए, 5 की पावर 2 चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 मिलके बनेगी 10 की पावर 2, और इसका मतलब है कि ये 100 आएगा। और 100 आने का मतलब है कि ये वाला डेसिमल एक्सपेंशन आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस, आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमने 10 की पावर 2 फॉर्म करने के लिए इसको चेक किया, बस यही कंसेप्ट है। अब आप 1/4 की डिवीजन करके देख लो। सो 4 2s are 8, 4 5s are 20। सो आप देख सकते हैं बच्चों कि 0.25 आया है और ये 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास दिया हुआ है 1/30 दिया हुआ है, 30 टर्मिनेट नहीं करेगा, कुछ और ले लेते हैं। 50 दिया हुआ है, 1/50। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये कितनी डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा। तो बहुत सिंपल है, मैं 50 की प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, तो वो बनेगी 2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2। करेक्ट? 5 का स्क्वायर 25 होता है, इंटू 2 50 होता है। अब मुझे डिनोमिनेटर में 10 की पावर फॉर्म करने के लिए यहाँ पे और कौन सा नंबर चाहिए? तो आप देखिए जरा, 5 की पावर ऑलरेडी 2 है, तो मुझे यहाँ पे इसको फॉर्म करना है, ठीक है ना, 1/5 यस। तो मुझे यहाँ पे इसको फॉर्म करना है 10 की पावर, तो मुझे 2 की पावर 1 ऑलरेडी गिवन है, मैं यहाँ पे एक और 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो दिस विल बी 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, दैट मीन्स 10 की पावर 2। 10 की जितनी पावर होगी ये उतनी डेसिमल टर्म्स के बाद टर्मिनेट कर जाएगा, तो दिस विल ऑल्सो टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस। सो आप देखिए 1/50 को डिवाइड करके जरा, सो 1/50 को, सो पहले हम 10 0 एंड 10 52 100। तो आप देख सकते हैं बच्चों 0.02 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है। सो दिस इज द कंसेप्ट बेटा। अगर आपके पास कोई भी रैशनल नंबर है जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नेचर की है, तो आप बस ये जानना चाहते हैं कि वो कितनी डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा बिना उसको डिवाइड किए, बिना एक्चुअल डिवीजन के। ये एक्चुअल डिवीजन तो मैंने चेक करने के लिए की है बस। तो बिना एक्चुअल डिवीजन के अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि वो कितनी डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसमें 10 की पावर फॉर्म कितनी हो रही है। जितनी 10 की पावर फॉर्म होगी उतनी ही डेसिमल प्लेसेस के बाद वो रैशनल नंबर टर्मिनेट हो जाएगा।